एपिसोड 271। अपने सौतेले भाई की बातें सुनकर सूरी का दिमाग तेजी से घूम गया। उसने जो कुछ भी सुना था उससे सूरी समझ गई थी कि पॉल उसे मारना नहीं चाहता था, वह कुछ और चाहता था, कुछ खतरनाक। उसकी नज़र एक बार फिर कमरे पर पड़ी और उसने देखा कि पॉल को घेरे हुए भारी हथियारों से लैस पहरेदार थे। यह कोई मामूली अपहरण या हत्या नहीं थी, उन्होंने कुछ और सोची समझी योजना बनाई थी। क्या पर वह जानती थी कि उसे समय का इंतजार करना होगा, और ऐसा करने के लिए उसका पहला सहज कदम था लड़ना। वह जितना हो सके उतना समय तक खुद को रोके रखने की कोशिश करती रही, ये जानते हुए कि बाहर कोई न कोई तो जरूर कुछ गड़बड़ ढूंढ लेगा। पॉल के आदमियों के आगे बढ़ने पर संगमरमर के कमरे में जूतों की आवाज गूंज उठी। उनके काले कवच झूमरों के नीचे चमक रहे थे जब वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे, और सूरी को घेरते हुए उनकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। दर्जनों भेड़ियों ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे भेड़िए अपने शिकार को घेर लेते हैं। सूरी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखें सिकोड़ लीं, उसकी मांसपेशियां सिकुड़कर तैयार हो गईं। उसे पता था कि वे सब एक साथ आएंगे। तभी एक क्षण में पहली लहर उस पर टूट पड़ी। सूरी का शरीर सटीक और अभ्यासी गति से हिल रहा था। वह सबसे नजदीकी आदमी के वार के नीचे झुक गई, उसकी दाहिनी मुट्ठा उसकी पसलियों में एक भयानक कुरकुरी आवाज के साथ धंस गई। उस आदमी ने एक गुर्राहट भरी चीख निकाली, लेकिन सूरी पहले ही अपने अगले निशाने की ओर घूम चुकी थी। उसकी बाईं कोहनी दूसरे हमलावर के जबड़े से टकरा गई। दांत टूटने से खून की धार बह रही थी, लेकिन सूरी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। उसका पूरा ध्यान बचने पर केंद्रित था। हर कदम पर वह ये सुनिश्चित करती थी कि जो भी उसकी ओर आए उसे मार गिराया जाए। हवा में उछलते हुए उसने अपना पैर ब्लेड की तरह मोड़ लिया। उसके पैर की तेज आवाज एक आदमी की कनपटी से टकराए और वह आदमी गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही सूरी एक झटके में जमीन पर गिर चुकी थी, अपनी पीठ पर लगे चाकू से बचने के लिए घूम रही थी। स्लैम! उसकी हथेली आगे की ओर बढ़ी और हमलावर की कलाई पर जानलेवा वार किया। चाकू जमीन पर गिर पड़ा और सूरी ने उसके पेट पर घुटना मारा। वह घुटते हुए दो टुकड़ों में बढ़ गया, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने अपना हाथ मोड़कर उसकी बांह पकड़ ली और उसके वजन का इस्तेमाल करके उसे अपने कंधे के ऊपर से पलट दिया और उसे इतनी जोर से फर्श पर पटक दिया कि पूरा कमरा हिल गया। चीखें हवा में भर गईं। जो लोग उसके बिजली जैसे तेज हमलों का सामना करने में बहुत धीमे थे, उनकी पीड़ा भरी दहाड़ें। एक और आदमी बगल से उस पर झपटा, लेकिन सूरी अपनी एड़ियों पर घूम गई। उसका शरीर हवा में सरकंडे की तरह झुक रहा था। उसने उसकी पहुंच से बचकर उसकी जांघ पर एक जोरदार लात मारी। वह लड़खड़ा गया और उसे संभलने का समय देने से पहले उसने उसके गले पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी सांसें रुक गईं और वह हांफते हुए गिर पड़ा। भूंसों की आवाज, हड्डियों के टूटने और दर्द भरी चीखों से पूरा हॉल गूंज रहा था। हमलावर अंतहीन लग रहे थे, लेकिन सूरी ने निर्ममता से, सटीकता से अपने प्रहारों से घातक और कुशल प्रहार किए। उसके पैर लगातार बदलते रहते थे, एक जगह टिके नहीं रहते थे जब वह अपने दुश्मनों के बीच से गुजरती थी और विनाशकारी तूफान की तरह मुक्के और लातें बरसा रही थी। वह एक अनुभवी योद्धा की सहजता से छकाती और पलटवार करती थी। उसका शरीर एकदम लय में चलता था। लेकिन तभी अपनी आंख के कोने से उसने एक परछाई को बहुत तेजी से, बहुत बड़ी गति से आते देखा। स्लैम! यह एक अतिमानव था। सूरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुट्ठियां उसकी बांह से टकरा गईं, जिससे उसकी हड्डियों में तेज दर्द हुआ। उसने दांत पीस लिए और पलटकर उसके पैरों पर एक लात मारी, लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं हिला। उसकी बढ़ी हुई ताकत उसे दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही थी। वह फिर से झुका, उसका विशाल हाथ उसके चेहरे की ओर मुड़ा। सूरी ने ठीक समय पर झुककर देखा, लेकिन उसके मुक्के की जोरदार टक्कर से उसके पीछे रखी मेज चकनाचूर हो गई। उसे पता था कि ताकत के मामले में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसकी गति अच्छी थी। वह बाईं ओर दौड़ी, उसके अगले हमले से बचती हुई, और उसके पेट पर ताबड़तोड़ कई घूंसे मारे। हर वार सटीक था, लेकिन वह महामानव मुश्किल से लड़खड़ाया। उसकी आंखें ठंडी और बेजान थीं। फिर अन्य लोग आए। 3 और महामानव उस लड़ाई में शामिल हो गए। उनकी आंखें अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं और वे उस पर टूट पड़े। सूरी ने खुद को संभाला, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वे एक साथ, समन्वित और अथक गति से आगे बढ़े। पहले ने उस पर झपट्टा मारा और सूरी बच निकली, लेकिन दूसरा पहले से ही हरकत में था। उसके पैर ने उसकी बगल में जोरदार लात मारी, जिससे उसके फेफड़ों की हवा निकल गई। उसकी पसलियों में दर्द फूट पड़ा, लेकिन वह जानती थी कि वह रुक नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह मुड़ी और तीसरे पर मुक्का मारा, लेकिन पहले महामानव ने जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया।
दरार। एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली हो गई, वो लड़खड़ाकर पीछे हटी, उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे पोंछा, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। महामानव उसे संभलने या योजना बनाने का समय दिए बिना लगातार उस पर हमला कर रहे थे। उनमें से एक ने उसके धड़ पर जोरदार मुक्का मारा और सूरी को एक दर्दनाक घरघराहट के साथ सांस फूलती हुई महसूस हुई। वह लड़खड़ा गई, अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और लात ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मुंह से खून टपकते हुए खांसते हुए सूरी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं, उसकी नजर धुंधली पड़ रही थी। कानों में बज रही आवाज के बीच से उसे ऊपर बैठे महामानवों की दहाड़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वे साए की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे, उसे खत्म करने के लिए तैयार। अचानक उसे अपनी कलाई पर एक ठंडी धातु की जकड़न महसूस हुई। उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया था, उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने संघर्ष किया, लेकिन उसकी ताकत तेजी से कम होती जा रही थी। तभी एक हाथ उसके गले पर आ गया। सूरी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे अपनी श्वासनली में दबाव महसूस हो रहा था। वह हाँफने लगी, उसके हाथ गर्दन पर रखे हाथ को नोच रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पकड़ निर्दयी ताकत से कस गई, उसका गला घोंटने पर आमादा। गर्दन पर पकड़ मजबूत होने के कारण सूरी की दृष्टि धुंधली हो गई, फिर भी उसके सीने में विद्रोह की भावना उबल रही थी, जो दर्द की जगह एक दुष्ट मुस्कान के रूप में सामने आ रही थी। निराशा उसे जकड़ रही थी, उसे निगलने की धमकी दे रही थी और उसे मौत से भी बदतर भविष्य की ओर ले जा रही थी, जहां वह पॉल के खेल में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं होगी। फिर भी उस अंधेरे पल में उसने दर्द को गले लगाने का फैसला किया और उस अफरा तफरी में धीरे से हंसती रही। उस आदमी के उसे छूने पर अचानक घृणा से भरकर सूरी ने उसके चेहरे पर थूक दिया। उसका थूक उस आदमी के गाल पर लगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। पॉल उसके करीब आया, उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। वह उसकी ओर एक विकृत मुस्कान के साथ देख रहा था, जिसमें प्रशंसा और तिरस्कार का मिश्रण था। आह मेरी प्यारी बहन, उसने व्यंग्य किया, ये कितना प्यारा है कि तुम निश्चित विनाश के सामने भी अपनी बहादुरी पर अड़ी हुई हो। ये कहकर उसने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। हालांकि चुभन उसके गाल तक पहुंच गई, सूरी ने उसकी नजरें थाम ली, उसका भाव अटल था। एक और थप्पड़ मुझे तुमसे नहीं डराएगा, उसने ताना मारा, खून का स्वाद लेते हुए भी उसके गले में हंसी फूट रही थी। लेकिन पॉल बेपरवाह रहा और उसने उसे फिर से मारा, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। एक बार फिर वार करने की तैयारी में उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें अपनी गुस्ताखी का अंजाम जल्द ही पता चल जाएगा, कुतिया। आगे पड़े वल पर, तुम हमेशा से घमंडी रही हो, उसने आगे कहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। अब समय आ गया है कि जो मेरा है उसे छीन लिया जाए और तस्वीर से मिटा दिया जाए। चीखते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे मुक्का मारना चाहता था, लेकिन तभी अचानक एक नीली रोशनी ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया, जिससे दीवारों पर भयानक साए छा गए। सूरी का दिल भय और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से धड़कने लगा, जबकि पॉल का ध्यान भटकने पर उसकी गर्दन पर से पकड़ क्षण भर के लिए ढीली पड़ गई। क्या हो रहा है? पॉल की आवाज लड़खड़ा गई, घबराहट अंदर तक फैल गई। रोशनी तेज होती गई और अफरा तफरी और भी बढ़ गई, क्योंकि उनके नीचे जमीन हिलने लगी थी। बूम! दीवारें और खिड़कियां मलबे की बौछार में बदल गईं, जिससे कांच और प्लास्टर के टुकड़े घातक बारिश की तरह उड़ने लगे। कार्यक्रम स्थल पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सभी लोग सदमे में पीछे हट गए और जैसे ही धूल जमी, पॉल और उनके साथियों के चेहरों पर भ्रम की स्थिति उभर आई, क्योंकि वे धुएं की परत को देख रहे थे। घूमते हुए धुएं के बीच में एक मानव आकृति खड़ी थी, जो रोबोटिक भारी भरकम यांत्रिक कवच पहने हुए थी, जो सुपरहीरो सूट की याद दिलाती थी, लेकिन उसकी अपनी अनूठी शैली थी। जैसे ही आकृति खुलने लगी, वातावरण में तनाव बढ़ गया तथा उन्नत कवच पहने एक व्यक्ति दिखाई देने लगा। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज में शक्ति का भाव था, लेकिन वह ठंडा था। मैंने लोगों के पैरों तले रेंगते हुए बहुत से कीड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जो कुचले जाने को इतना आतुर हो। कमरे में एक ठंडी हवा फैल गई, जिससे वातावरण में घुटन सी छा गई, जबकि सूरी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। पॉल का साहस टूट गया, उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए जब उसने नए आने वाले को घूरा। तुम कौन हो? नहीं, गोली मार दो उसे, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज से उसकी हताशा जाहिर हो रही थी। पल भर में पॉल के गुर्गों ने अपने हथियार उठा लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां चलानी शुरू कर दीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया।
ऐसा लग रहा था कि गोलियां बख्तरबंद आदमी के चारों ओर एक अदृश्य अवरोध से टकरा रही थीं और हवा में ही रुक गईं, मानो वे किसी दीवार से टकरा गई हों, और फिर गोलियां वापस उछल गईं, जिससे उन सभी को, जिन्होंने कुछ क्षण पहले उन पर गोली चलाई थी, छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। पॉल की आवाज गुस्से से चीख उठी और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? उस आदमी को भगाओ, अभी! उसके आदेश उन्मत्त थे, उसके स्वर में घबराहट थी और वह अपने सामने फैल रही अराजकता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके एक आदमी ने सिर हिलाकर खुद को कार्रवाई के लिए तैयार किया। जी हाँ, साहब, वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। अमन बाहर निकलते हुए व्यंग से भर गया। औरोरा की चेतावनियों के बावजूद वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से खुद को नहीं रोक पाया। सुनो, कमीनो! उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुट्ठी भींचकर पॉल पर ध्यान केंद्रित किया। उसके आसपास की हवा में हलचल मच गई और उसके शरीर से एक हल्की सी चमक निकली, जिससे उसे मानो किसी अलौकिक उपस्थिति का एहसास हुआ। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं अमन हूँ, उसने घोषणा की, उसकी आवाज में अधिकार की भावना थी। बूम! अमन ने आगे की ओर मुक्का मारा तो एक भयानक ध्वनि फूटी, उसकी मुट्ठी तोप के गोले की तरह हवा में चीरती हुई निकली। बल बहुत ज्यादा था, जिससे एक दबाव की लहर पैदा हुई जो बाहर की ओर उठी और लोगों को ऐसे उड़ा दिया मानो वे किसी बॉलिंग गैली में पिनों से ज्यादा कुछ न हो। पूरे कमरे में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं, जो अफरा तफरी में दब गई थीं। पॉल को लगा जैसे उसकी समझ कहीं खो गई है, जब उसने अपने आदमियों को तूफान में पत्तों की तरह इधर उधर उछलते देखा। उसके मन में उलझन थी, लेकिन वह डगमगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। घूमकर वह अपने अलौकिक पहरेदारों पर चिल्लाया, उस पर हमला करो, वहां यूं ही खड़े मत रहो। लेकिन इससे पहले कि वह अपना आदेश पूरा कर पाता, अमन धुंधला हो गया, अपने स्थान से गायब हो गया और पलक झपकते ही सूरी का गला पकड़ने वाले व्यक्ति के ठीक पीछे प्रकट हो गया। उसे जाने दो, अमन दहाड़ा और उसने अपनी मुट्ठी गार्ड के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से मारी। बूम! सूरी को पकड़े हुए व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया गया, जिससे सदमे में उसे सूरी को छोड़ना पड़ा। इस बीच अमन ने सूरी को समय रहते पकड़ने की जल्दी की, लेकिन उसने अपना पैर उस आदमी के चेहरे पर पटक दिया, जिससे फर्श पर दरारों का जाल बन गया। अमन मुड़ा और एक गार्ड को तेजी से लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और सूरी को अपनी बाहों में जकड़कर अपने पास खींच लिया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और वह सूरी की चोटों को देख रहा था। सूरी ने उसकी तरफ देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ठीक हूँ, बस डर लग रहा है। आने के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी ताकत उसे घेर रही है। अमन की नजरें पॉल की ओर मुड़ी और सख्त हो गईं। इस बार तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो, पॉल। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। उसकी कलाई के एक झटके से रोबोट कवच उसकी ओर बढ़ा और उसके पूरे शरीर को एक चिकने, शक्तिशाली कवच में ढक लिया। छोटे कण जैसे विस्तार सूरी के चारों ओर फैल गए, जिससे उसे अप्रत्याशित सुरक्षा का एहसास हुआ। जबरदस्ती पकड़ो, अमन ने आदेश दिया और एक जोरदार झटके के साथ वह ऊपर की ओर उछला, अविश्वसनीय बल के साथ छत को चीरता हुआ। जैसे ही वे आसमान में ऊपर की ओर बढ़े, उनके चारों ओर मलबा बरसने लगा, जिससे पॉल नीचे ही रह गया, हतप्रभ और असहाय क्रोध में चिल्लाने लगा। नहीं, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पॉल चिल्लाया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उसकी आवाज दूर होती गई, उनके नीचे की दुनिया सिमटती गई। पॉल मलबे के बीच खड़ा था, उसकी नजर अमन द्वारा छत में किए गए उस बड़े से छेद पर टिकी थी। उसका मन सदमे और गुस्से के मिले जुले भावों में उलझा हुआ था। उसके आसपास का दृश्य अस्त व्यस्त था। उसके आदमी फर्श पर बिखरे पड़े थे, कराह रहे थे या बेहोश थे, और सूरी गायब था। जैसे ही अफरा तफरी से एड्रेनालाइन का स्तर कम होने लगा, उसकी जेब में फोन की घंटी बजी। वह एक पल के लिए झिझका, उसे उस बातचीत का डर सताने लगा जिसका उसे अंदाजा था कि वह आने वाली है। अनिच्छा से उसने फोन निकाला और कॉल का जवाब दिया। रिचर्ड की आवाज रिसीवर पर गूंज उठी, तीखी और अधीर। तो क्या हो रहा है? क्या तुमने उस कुतिया को पकड़ लिया? वहां लगे छिपे हुए कैमरों में से एक चालू हो गया। पॉल को शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, उसका हाथ असफलता के बोझ तले कांप रहा था। रिचर्ड की आवाज ने एक बार फिर उसके विचारों को चीर दिया, जवाब की मांग करते हुए। पॉल, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। बात खत्म हो गई, है ना? पॉल ने बड़ी मुश्किल से निगला, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। यह
खत्म हो गया। दूसरी तरफ से रिचर्ड ने मंद मंद हंसी में कहा, ओह, तुमने उसका इतनी आसानी से ध्यान रखा है ना? नहीं, पॉल ने फटी हुई आवाज में कहा। मतलब, हमारे लिए सब खत्म हो गया। एक तनावपूर्ण विराम के बाद रिचर्ड का स्वर ठंडा और संदेहपूर्ण हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने गांजा पिया है या नशे में हो? पॉल की सांसें तेज हो गईं जब उसने समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज में घबराहट उभर आई। मैं नशे में नहीं हूं। ये सूरी है। वह भाग गई। क्या? रिचर्ड की आवाज फोन पर गूंजी। कैसे? क्या वो इसके लिए तैयार थी? वल के विशेष अध्यायों का आनंद लें? नहीं। पॉल हिचकिचाया क्योंकि बख्तरबंद आकृति की स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई। वह अमन था। वह आया, किसी तरह के सूट में, जैसे आयरन मैन का सूट। वह अंदर घुसा और उसे ले गया। उनके बीच सन्नाटा छा गया। रिचर्ड असंभव परिदृश्य पर विचार कर रहा था और जब अंततः बोला तो उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। क्या बकवास है? अंडरस्को 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 स्वूश। अमन के ऊपर उड़ते ही थ्रस्टर्स की गर्जना हुई और वह नीचे एक विस्फोटक दृश्य छोड़ गया। वह टूटी हुई खिड़की से उड़कर रात के आकाश में गायब हो गया। वाह! सूरी चिल्लाई, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। यह क्या चीज है? मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुमने पहले भी ऐसा कुछ बनाया होगा। जैसे जैसे वे शहर के ऊपर उड़ते गए, थ्रस्टरों की गर्जना शांत होती गई। उनके नीचे फैला हुआ परिदृश्य टिमटिमाती रोशनियों के समुद्र की तरह झिलमिला रहा था। ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम रही थी और सूरी का उत्साह धीरे धीरे कम होता गया, जबकि अमन की ठंडी खामोशी उसके मन में और गहरी होती गई। लगता है आप बहुत मस्ती के मूड में हैं, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज तीखी थी क्योंकि सूट के स्पीकर उसके शब्दों को उसके कानों तक पहुंचा रहे थे। सूरी ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखों की चंचल चमक गायब होते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह उसके अंदर उमड़ते तूफान को एक शांत क्रोध की तरह महसूस कर सकती थी जिसे वह मुश्किल से रोक पा रहा था। क्या तुम नाराज हो? उसने धीरे से पूछा, अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे की चिकनी, धातुई सतह को छुआ। उसकी उंगलियों के नीचे स्टील ठंडा था, उसके भीतर के आदमी का प्रतिबिंब। अमन की आवाज में तनाव था। वह मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पा रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बचा लेना ही मेरे गुस्से को शांत करने के लिए काफी है? उन कमीनों ने सब कुछ दरकिनार करके तुम पर हाथ डालने की हिम्मत की। मुझे उन सबको मार डालना चाहिए। उसके शब्दों में तनाव साफ झलक रहा था। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि मानो आसपास की हवा भी उसे कांप रही हो। लेकिन अमन ने खुद को रोक लिया क्योंकि उसका मन सिर्फ उसके गुस्से से आगे की बात सोच रहा था। पॉल की हत्या से राजनीतिक अराजकता फैल सकती थी और इंदिरा में बैरेट की मौत से देश को उसकी योजनाओं को रोकने का बहाना मिल जाता। एक युद्ध छिड़ सकता था, ऐसा युद्ध जिसका उसे डर तो नहीं था, लेकिन वह अभी उसमें घसीटना भी नहीं चाहता था। वह पॉलुस को एक और तरह से कष्ट देगा जो मृत्यु से भी कहीं अधिक बुरा होगा। सूरी ने उसके विचारों को बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज धीमी थी, क्या सोच रहे हो? अमन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। ये जानकर मैं टूट जाता हूं कि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा है। शब्द उसके गले में अटक गए। एक सवाल वहीं अटका हुआ था, अनकहा। वह उसे कहना चाहता था कि रुक जाए, इस खतरनाक जिंदगी को छोड़ दे, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। उससे ये पूछने का उसका अधिकार नहीं था। लेकिन फिर सूरी के निम्नलिखित शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। अमन की आंखें छज्जे के पीछे से चौड़ी हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कुछ समय पहले ही यह फैसला कर लिया था। आज मुझे यह फैसला जल्दी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमन का सदमा साफ झलक रहा था। वह कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सूरी ने फिर से बात की और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। अमन ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। सूट धीमा हो गया, जिससे उनकी चढ़ाई रुक गई, और दरवाजा खुल गया, जिससे उन्हें विशाल रात्रि आकाश दिखाई देने लगा। नीचे की दुनिया दूर दूर तक फैली हुई थी, बस रोशनियों का एक जगमगाता हुआ टुकड़ा। और फिर, इससे पहले कि अमन कुछ और समझ पाता, सूरी झुकी और उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। उसके होंठ अचानक तीव्र तीव्रता से उसके होंठों से मिले। उसकी उंगलियां उसके सूट के किनारों को पकड़ रही थीं और उसने उसे अपने करीब खींचा। यह कोई कोमल चुंबन नहीं था, यह एक सहज, भावनाओं से भरा चुंबन था। और अमन भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने खुद को उस पल में डूबने दिया। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, जबकि सूट की चिकनी धातु उसके शरीर को थामे हुए थी और दोनों को आकाश में तैरते हुए पकड़े हुए थी।
वह चाहता था कि वह इस क्षण को हमेशा के लिए रोक सके। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। कितना सुखद एहसास है। वह अपने आसपास हवा के शोर को सुन सकता था, नीचे दूर तक फैला शहर किसी दूर के सपने की तरह। ऊपर चांद आसमान में चमक रहा था और उसके साथ अनगिनत टिमटिमाते तारे मानो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। नीचे से शहर की चहल पहल की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उस पल सब कुछ खामोशी में बदल गया। वहां सिर्फ वे दोनों ही थे, ठंडी चुभती हवा, दुनिया के ऊपर तैरने का भारहीनता, तथा सूर्य के चुंबन के साथ उनके साझा जुनून की गर्माहट गहरी होती गई। ये सब अब एक अविस्मरणीय स्मृति बन चुका था। इस बीच दिल्ली में, मिस, वे आपको लेने आ गए हैं, क्लेयर की सचिव ने उन्हें सूचित किया। उनके पति रॉय का अनुरक्षक सभी सुरक्षा जांचों और निरीक्षणों के बाद उनके घर के बाहर पहुंच गया था। वे उन्हें हवाई अड्डे और फिर यूएसएल ले जाने के लिए वहां आए थे, जहां वह और रॉय एक भव्य कार्यक्रम के लिए मिलेंगे। जरूर, चलो, उसने कहा और तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह हल्का सामान लेकर जा रही थी, सिर्फ अपना फोन और चश्मा लेकर आई थी, कोई बैग नहीं, कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं, एक सुरक्षा उपाय जिस पर दोनों सहमत हुए थे। अपने कार्यालय से बाहर निकलते हुए उसने अपने सहायक और रॉय द्वारा नियुक्त गार्डों को देखा। ये बॉडीगार्ड टेरी की जगह आए थे, जो छुट्टी पर थे। ये समूह उनके साथ यात्रा करेगा। चलो चलें, उसने उनके पास से गुजरते हुए कहा। गार्डों ने सिर हिलाया और उसके पीछे अपनी जगह पर खड़े हो गए। मिस, क्या आपको लगता है कि बिना किसी निजी सुरक्षा के जाना सुरक्षित है? क्लेयर के सुरक्षा प्रमुख एलेक्स ने पूछा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रॉय की टीम पूरी तरह सक्षम है, क्लेयर ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा मुझे शक है कि एक निजी जेट उन सभी और तुम्हारी टीम को भी समायोजित कर पाएगा, उसने आगे कहा, ये जानते हुए कि रॉय के गार्ड्स के साथ वह ज्यादा सुरक्षित रहेगी। कुछ ही देर बाद काफिला आ पहुंचा, जिसका नेतृत्व एक महिला ड्राइवर कर रही थी, जिसने क्लेयर का गर्मजोशी से स्वागत किया। शुभ संध्या, उसने क्लेयर के लिए दरवाजा खुला रखते हुए कहा। क्लेयर मुस्कुराई जब वह और उसकी सहायक कार में घुसे। एलेक्स भी उनके साथ आगे की सीट पर बैठ गया, जबकि रॉय के चुने हुए बाकी अंगरक्षक आगे और पीछे की गाड़ियों में घुस गए। अंदर, रॉय मुस्कुराया और क्लेयर को अपने पास खींचते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आरामदायक, बहुत आरामदायक, क्लेयर ने टिप्पणी की और उस आलीशान सीट पर बैठ गई, जो उसे उस तरह का आराम प्रदान कर रही थी जिसकी उसे आगे की यात्रा के लिए आवश्यकता थी। कार में क्लेयर रॉय के पास झुक गई, उसके होठों पर मुस्कान थी और वह उसके बगल में आराम से बैठ गई। क्या तुमने नाश्ता कर लिया, प्रिय? उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसने सिर हिलाकर उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। हाँ, मैंने किया, हालांकि तुम्हारे बिना यह उतना अच्छा नहीं है, उसने उसका हाथ धीरे से दबाते हुए कहा। वह हंसी, मुझे भी तुम्हारी याद आई। क्या तुम आज के लिए उत्साहित हो? रॉय मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। जरूर, खासकर अब जब तुम यहाँ हो, और हमारा बेटा अभी से घंटे गिन रहा है। एमवीएल पर विशेष कहानियां खोजें। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके बीच की गर्मजोशी और शांत खुशी किसी भी शब्द से अधिक कह रही थी। काफिला उनके घर से रवाना हुआ। क्लेयर, उनके सहायक एलेक्स और रॉय बीच वाली गाड़ी में थे, उनके दोनों ओर दो आगे और दो पीछे वाली गाड़ियां थीं। अंतिम सुरक्षा चौकी पार करने के बाद वे महाजन परिसर से रवाना हुए। उसी समय एक बना फोन की घंटी बजी, जिसमें एक कोडित टेक्स्ट संदेश था, जिससे कुछ गियर्स गतिमान हो गए। रॉय ने संदेश पर एक नजर डाली और भौहें चढ़ा दीं। क्या हुआ? क्लेयर ने चिंतित होकर पूछा। जवाब देने के बजाय रॉय ने उसे केवल संदेश दिखाया। एक और मुसीबत, ऐसा लगता है कि वे अब और नहीं टिक सकते, क्लेयर ने आह भरी। लेकिन क्लेयर, जो मानती थी कि रॉय के प्रशिक्षित समूह के हाथों में वह सुरक्षित है, ने शांति से सिर हिलाया। इस पर नजर रखना, उसने अपनी सचिव को निर्देश दिया। उसे पूरी तरह से पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही काफिला हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, गाड़ियां अचानक धीमी हो गईं और तय रास्ते से भटक कर दाईं ओर मुड़ गईं। इससे क्लेयर, उनकी सहायक और एलेक्स तुरंत चौंक गए। हम रास्ते से क्यों भटक रहे हैं? रॉय ने पीछे की सीट से पूछा। महिला ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने डैशबोर्ड में लगे टैबलेट पर टैप किया और अगले ही पल डिस्प्ले चमक उठा और उस इलाके का 3D नक्शा सामने आ गया। एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने आगे एक गाड़ी देखी, जो हथियारबंद आदमियों से भरी हुई थी और सबके हाथ में AK-47 RPG और दूसरे उच्च क्षमता वाले हथियार थे। वे घात लगाने की तैयारी कर रहे थे और अपने तय रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर आगे खड़े थे। वे दुश्मन सेनाएं हैं, एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी क्योंकि वह RPG को लोड होते देख रहा था।
ऐसा लगता है कि यह संदेश वास्तव में हमारे लिए था, क्लेयर ने शांत किंतु केंद्रित तीव्रता के साथ अपने चश्मे से दृश्य को देखते हुए कहा। मुड़ो, हमें परिवार की सुरक्षा को सूचित करना होगा और बैकअप मांगना होगा, एलेक्स ने अपने सैटेलाइट रेडियो की ओर हाथ बढ़ाते हुए आदेश दिया। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने कितनी भी कोशिश की, चैनल खामोश रहा। उन्होंने हमारी फ्रीक्वेंसी जाम कर दी है, ड्राइवर ने एलेक्स को स्थिति की गंभीरता को समझने का एक पल देते हुए कहा। यह कोई अचानक हमला नहीं है, उन्हें ठीक ठीक पता था कि किसे निशाना बनाना है और कैसे हमारे संचार को बाधित करके हमें पूरी तरह से अलग थलग करना है। आप कह रहे हैं कि यह योजनाबद्ध था? रॉय ने पूछा, जब उनका काफिला एक और भारी हथियारों से लैस लोगों के समूह से बचते हुए एक और मोड़ पर मुड़ा, जो इस बार M16 राइफलों और बॉडी आर्मर से लैस थे। रॉय के अंगरक्षक, जो आगे और पीछे की गाड़ियों में तैनात थे, साफ तौर पर हाई अलर्ट पर थे। लेकिन उनकी गाड़ियों में लगे रेडियो जाम होने के कारण वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मंडराते खतरे के बावजूद वे शांत बने रहे। मास्टर, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एक अंगरक्षक ने सुरक्षित आंतरिक संचार प्रणाली के माध्यम से सूचना दी, जो अभी भी कार्यशील थी। रॉय ने दृढ़तापूर्वक निर्देश दिया, सतर्क रहें, लेकिन जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक किसी से भी भिड़े नहीं। हम नौसिखियों से नहीं निपट रहे हैं। कुछ ही पल बाद काफिला हवाई अड्डे की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पर पहुंच गया, एक लंबा सीधा रास्ता जहां पीछा करने वालों से बचने के लिए कोई मोड़ नहीं था। हमलावरों को जब एहसास हुआ कि अब उनके शिकार के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और पीछे से उन पर हमला बोल दिया। जवाब में काफिले की 5 कारों में से 3, जिनमें क्लेरी की कार भी शामिल थी, दाहिनी लेन में आ गईं और तेजी से आगे बढ़ गईं। बाकी 2 कारों ने अपनी गति धीमी कर ली और हमलावरों और वीवीआईपी काफिले के बीच खड़ी हो गईं। रॉय के अंगरक्षकों को अपनी भूमिका पता थी। तभी अचानक एक और काफिला आ धमका और रॉय के समूह को घेर लिया। लेकिन रॉय शांत रहे, उन्हें उनके आने का पहले से ही पता था। धीमी होती गाड़ियों के अंदर एक अप्रत्याशित शक्ति उभरी, उन्नत गॉस राइफलों से लैस रहस्यमय लोग। अब तक ये उच्च तकनीक वाले हथियार छिपे हुए थे, लेकिन अब वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। ये चिकनी हाईटेक राइफलें उनके दुश्मनों के पास मौजूद AK-47 और RPG से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। गार्डों के AR चश्मे से जुड़ी उनकी राइफलें वास्तविक समय में निशाना लगाने का डेटा देती थीं। आगे वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने जोर से ब्रेक लगाए, जिससे गाड़ियां अचानक रुक गईं। दरवाजे खुल गए और रॉय के अंगरक्षक अपनी राइफलें ऊपर उठाकर उतर गए। अचानक हुए इस हमले से अचंभित होकर हमलावरों ने धीरे से प्रतिक्रिया दी। ये कौन है? हमलावरों में से एक ने पूछा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गॉस राइफल की एक गोली उसकी कार के टायर से टकरा गई। टक्कर से गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। पहरेदारों के रहस्यमयी समूह ने अपनी ठंडी दक्षता से पीछा कर रहे वाहनों के टायर और इंजन उड़ा दिए। हालांकि दुश्मन समूहों ने अपनी AK-47 और RPG से जवाबी हमला किया, लेकिन वे पूरी तरह से परास्त हो गए। प्रकाश की किरणें छोड़ती प्रतीत होने वाली अत्यधिक उन्नत नई राइफलें उनके वाहनों के कवच को भेद गईं, और पहरेदारों के सूक्ष्म विस्फोटक गोलियां RPG पर लगी, जिससे समय से पहले विस्फोट हो गए। जैसे ही RPG फटे, दुश्मन समूहों का काफिला आग की लपटों में घिर गया और छर्रे उड़ने लगे। बचे हुए कुछ हमलावरों ने जवाबी गोलीबारी की कोशिश की, लेकिन क्लेयर के अंगरक्षकों ने उन्हें तुरंत ही मार गिराया। उनकी सटीक चाल और उनके सहज समन्वय ने युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक योगदान दिया। बीच वाली कार में रॉय, क्लेयर और उनकी टीम ने टैबलेट डिस्प्ले के माध्यम से अराजकता को देखा। हे भगवान, एलेक्स ने विस्मित होकर धीरे से कहा। रहस्यमय समूह ने हमलावरों को काफी आसानी से खत्म कर दिया था। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई? क्लेयर ने स्थिर स्वर में पूछा, क्योंकि वह उनके पीछे सुलगते मलबे को देख रही थी। उसकी सचिव ने तुरंत जवाब दिया, हमने मोबाइल टावर के डेटा के आधार पर मास्टरमाइंड का ठिकाना पहचान लिया है। हमारी रियर गार्ड उसे पकड़ने के लिए पहले से ही आगे बढ़ रही है, उसने क्लेयर को इंटरसेप्ट किए गए संचार लॉग दिखाते हुए बताया। कुछ ही क्षणों बाद काले सूट पहने कुछ लोग मुख्य कार के पास आए। रॉय के गार्ड कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नीचे हटने का इशारा किया। सभी लोग तैयार रहें, उसे आने दो। जैसे ही विशाल प्रभावशाली व्यक्ति ने उसका स्वागत किया, उसने खिड़की नीचे कर ली। आश्चर्य के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सर और मैडम, आपको हमारे साथ आना होगा, उसने कहा, और चारों ओर एक घातक सन्नाटा छा गया। रॉय ने पूछा, आप सब कौन हैं? माफ कीजिए महोदय, हम कोई विवरण नहीं बता सकते। इसके अलावा आपको हमारे साथ आना होगा।
रॉय ने क्लेयर की बांह पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उन आदमियों को सावधानी से देखने लगा। अगर मैं मना कर दूं तो फिर हमें आपको बलपूर्वक ले जाना होगा, महोदय, प्रमुख व्यक्ति ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। रॉय झिझकते हुए अपने दिमाग में संभावनाओं पर विचार कर रहा था। ये लोग आम अपहरणकर्ताओं जैसे नहीं लग रहे थे और उनकी ताकत उनके व्यवहार से साफ झलक रही थी। वह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था, खासकर क्लेयर के साथ। रॉय की हिचकिचाहट देखकर नेता ने कहा, सर, हम आपको आपके किसी करीबी से मिलवाने ले जा रहे हैं। कृपया इसे हमारे लिए मुश्किल न बनाएं। अगर आप विरोध करेंगे तो हमें आपको बेहोश करने के लिए गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर भी आपको लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। क्लेयर की भौहें तन गईं और उसने रॉय को एक त्वरित, चिंतित नजर से देखा। दोनों को पता था कि वे किसी भी स्थिति में हार चुके हैं। कुछ देर चुपचाप सोचने के बाद रॉय ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, हम चलेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन सतर्क थी। रॉय ने जो निर्णय लिया वह विश्वास की छलांग लगाने का था, लेकिन ये कोई अंधा कदम नहीं था। उन्होंने पहले ही इसके पीछे के व्यक्ति का अनुमान लगा लिया था, और यदि वह सही था तो उनका पुनर्मिलन अपेक्षा से कहीं अधिक शीघ्र होने वाला था। रहस्यमयी समूह उन्हें बाहर ले गया, जहां एक काली कार उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। एक तनावपूर्ण सफर के बाद वे निजी जेट टर्मिनल पहुंचे। वहां जो उनका इंतजार कर रहा था उसे देखकर रॉय और क्लेयर दोनों दंग रह गए। उनके सामने एक विशाल एयरबस A380 खड़ा था, जिसका विशाल आकार आसपास के सभी विमानों से कहीं ज्यादा बौना था। व्यावसायिक उपयोग में आने वाले आम मॉडलों से अलग यह विमान अलग था, अपने कस्टम पेंट जॉब के अलावा, जिसमें सोने की धारियां और पूंछ पर आंट के आद्याक्षर शामिल थे। इस विमान में काफी बदलाव किए गए थे। वाह, क्लेयर बुदबुदाई, अभी भी उसके सामने के दृश्य को समझ रही थी। वल पर पढ़ना जारी रखें, मानो उसके मन की बात पढ़ते हुए रॉय बुदबुदाया, यह कोई साधारण विमान नहीं है। क्लेयर ने सहमति में सिर हिलाया। बाहर से भी बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। जल्द ही जेट के पिछले हिस्से का विशाल रैंप नीचे की ओर जाने लगा, जिससे उनकी गाड़ियां सीधे विमान के विशाल कार्गो होल्ड में जा सकीं। गाड़ियां अंदर पहुंचते ही रैंप बंद हो गया और उसकी आवाज शांत टर्मिनल में एक अशुभ ध्वनि के रूप में गूंज उठी। मुझे नहीं लगता कि वाणिज्यिक विमानों में इस तरह के कार्गो रैंप होते हैं, क्लेयर ने ऊंचे विमान की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉय ने सहमति जताई। इस चीज को ऊपर से नीचे तक नए सिरे से तैयार किया गया है। ये लोग जो भी हों, उन्होंने इस पर बहुत सोच विचार किया है। जैसे ही दंपति बोर्डिंग सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्हें ले जा रहे परिचारक ने बताया, इस विमान को निकोबार द्वीप पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक अत्याधुनिक विमान है। इससे रॉय की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। निकोबार द्वीप, ये तो रोज रोज सुनने को नहीं मिलता, वह बुदबुदाया। क्लेयर ने उसकी तरफ देखा, लगता है वे कुछ छिपा रहे हैं। उनकी धीमी बातचीत में अटेंडेंट की आवाज आई, कृपया विमान में चढ़ जाए, हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। विमान में कदम रखते ही विमान का अंदरूनी हिस्सा बाहरी हिस्से से भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। सजावट में विलासिता झलक रही थी, लेकिन एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण तरीके से। इसमें धन दौलत का कोई दिखावटी प्रदर्शन नहीं था, बस एक साधारण शान शौकत थी जो इस विमान के मालिक की अपार शक्ति और प्रभाव का संकेत दे रही थी। रॉय जब आखिरकार बैठ गया तो उसे विस्मय और बेचैनी का मिला जुला एहसास हुआ। उसने अटेंडेंट से पूछा, क्या हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं? नहीं सर, उसने जवाब दिया। बाकी लोग हमले की जांच कर रहे हैं और बाद में उत्कल में आपसे मिलेंगे। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, जेट रनवे की ओर तेजी से बढ़ा। एयरबस A380 के विशाल आकार के बावजूद उड़ान सहज रही। विमान ने दिल्ली से एक धीमी गूंज के साथ उड़ान भरी और सहजता से आसमान में चढ़ गया। रॉय क्लेयर की ओर झुका, उसकी आवाज धीमी थी। यह कोई साधारण विमान नहीं है। मैंने इस तरह के बदलावों के बारे में पढ़ा है। लगता है इसे हथियार भी बना दिया गया है। उन्होंने इसे एक उड़ते हुए किले में बदल दिया है। ये लगभग अविनाशी है। जैसे ही वे विमान में चढ़े, एक परिचारक ने बताया, यह उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, जिसमें समलन रिएक्टर भी शामिल है। रॉय की दिलचस्पी बढ़ गई। एक समलन रिएक्टर, इससे इसकी शक्ति और सीमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह शायद अनिश्चित काल तक हवा में रह सकता है। अटेंडेंट ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। रॉय जानते थे कि इस तरह के फ्यूजन संचालित विमान की क्षमताएं किसी भी सामान्य व्यावसायिक विमान से कहीं ज्यादा होती हैं।
अपनी अत्याधुनिक स्टील्थ विशेषताओं और मजबूत संरचना के साथ ये C-5M सुपर गैलेक्सी या एंटोनोव AN-124 जैसे शीर्ष सैन्य परिवहन विमानों को टक्कर दे सकता है। क्लेयर ने सिर हिलाया, उसकी नज़रें आलीशान माहौल पर टिकी थीं। अब समझ में आ रहा है, वे ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन क्यों? रॉय ने कंधे उचका दिए, उसके पेट में बेचैनी की एक गांठ सी उभर आई। पता नहीं, लेकिन जो भी इसके पीछे है, उसके पास कुछ बड़ा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। और अब हम भी इसका हिस्सा हैं। जैसे ही विमान आसमान में उड़ रहा था, रॉय और क्लेयर चुपचाप बैठे थे, अपनी स्थिति का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। उनके अपहरणकर्ताओं और उत्कल में उनके गंतव्य से जुड़ा रहस्य उनके मन में छाया हुआ था। और यह सच था। इस बीच, जिस विशाल A-380 विमान में वे सवार थे, वह कोई साधारण विमान नहीं था। इसे जमीन से शुरू करके फिर से बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 विमानों से हुई थी, जिन्हें संघर्षरत रूसी एयरलाइन ट्रांसेरो से खरीदा गया था। फिर इन विमानों को निकोबार भेजा गया, जहां उन्नत मैजिटेक तकनीक का उपयोग करके उन्हें स्कैन किया गया, तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। ऊपर से देखने पर यह मामूली बदलावों के साथ एक सामान्य A-380 जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से ये लड़ाकू विमानों से लेकर आसमान में सबसे उन्नत खतरों तक किसी भी चीज से निपटने के लिए सुसज्जित था। विमान को एक लघु सम्मलन रिएक्टर से ऊर्जा मिलती थी, जो विमान की खपत से कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने में सक्षम था। अतिरिक्त ऊर्जा को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करके विमान के हाइब्रिड इंजनों में डाला जाता था, जिससे ये बिना ईंधन भरे अविश्वसनीय दूरी और तेज गति से उड़ान भर सकता था। पूरा विमान एक विशाल प्लाज्मा शील्ड द्वारा सुरक्षित था, जिससे ये परमाणु हमले के खिलाफ भी व्यावहारिक रूप से अजेय था। इसके अलावा इसमें शीर्ष स्तर का स्टील्थ मोड था, जिससे व्यावहारिक रूप से इसका पता नहीं चल पाता था। जब रॉय और क्लेयर खिड़कियों से बाहर बादलों को उड़ते हुए देख रहे थे, तो वे इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहे थे कि उनके जीवन में एक ऐसा बड़ा मोड़ आ गया है, जिससे वापसी संभव नहीं है।